वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नवाज लीग का और इसकी जो आइंदा आने वाले हफ्ते हैं उनके अंदर हिकमत अमली जो है इस जमात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हालिया दिनों पे पैरोल पर रिहाई पे थे, उस दौरान उनकी मरियम नवाज साहिबा के साथ एक तफसीली मुलाकात हुई जिसके अंदर 13 दिसंबर को होने वाला जो PDM का लाहौर में जलसा है उसकी हवाले से बात की। कहा यह जा रहा है कि इस तफसीली मुलाकात के दौरान ये भी बात डिस्कस की तीनों लीडर्स ने कि पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिए जा सकते हैं कि नहीं। अगरचा जब से PDM बनी है तो ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है, कयास आराई हो रही है और PDM के लीडर्स भी इसका जिक्र करते हैं कि असेंबली से इस्तीफे दिए जाएंगे, ये एक ऑप्शन है। मगर इस मुलाकात के बाद अब मीडिया ज़रा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फैसला किया है कि इस्तीफ़ों का जो आगाज़ है वो पंजाब असेंबली से हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तीनों लीडर्स ने जो इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर भी इत्तफाक किया और कहा कि इसका जो हतमी ऐलान है 13 दिसंबर के जलसे के बाद हो सकता है। लाहौर जलसे की जो मेज़बान जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और इस वक्त जो सारी जमात की तैयारियां हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो इस जलसे पे ही लगी हुई हैं। गुजरांवाला जलसे के बाद ये दूसरा मौका होगा कि नवाज़ लीग अपने गढ़ लाहौर के अंदर एक जलसे की मेज़बानी करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साहब के दरमियान कहा जा रहा है कि मुसलसल टेलीफोनिक राब्ता है। PDM की जो क़यादत है उसका अभी भी ये इसरार है कि जनवरी 2021 तक PTI की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी दबाव के नीचे है, शायद इसी वजह से वो अब ये इशारा कर रही है कि वो अपोजिशन के साथ डायलॉग के लिए तैयार है। मगर साथ साथ ये भी शर्त लगाई गई है कि जो मुज़ाकरात हैं उनके अंदर जो करप्शन केसेस हैं अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़, उनके ऊपर कोई बात नहीं होगी। क्या सचमुच जो PDM है और ख़ास तौर पे नवाज़ लीग वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना जो फाइनल असॉल्ट है उसके लिए तैयार है, और क्या सचमुच इस्तीफ़े जो हैं ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा साहब, तो बताइएगा सर, इस्तीफ़ों की बात अब चल पड़ी है पंजाब असेंबली से, आप लोग इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं या मतलब कि इस पे कोई ज़्यादा डेफिनेटिव बात हो रही है विद इन द पार्टी सर्कल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरिफा। देखें, इस्तीफों की जो बात है ये पहले दिन से ही जब हमारी APC हुई थी अपोजिशन पार्टीज की, इट इज़ अ वेरी रियल थिंग। ये रियलिटी है। कोई मेरा मतलब है कि काइट फ्लाइंग वगैरह हमने नहीं की कि ये इस्तीफे देंगे या खाली खुली धमकी, जिस तरह PTI ने इस्तीफे दिए थे ना, वो जाली किस्म की जो है एक ड्रामा किया था। साथ हमारे साथ राब्ते में भी रहते थे शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे के, भाई हमारे इस्तीफे मंजूर ना कर देना कहीं पे, और स्पीकर साहब के पास वो पड़े रहे और फिर वापस आ गए। तो ये हमारा जो इस्तीफे देने का प्रोग्राम जो है वो एक हकीकत है, एक रियलिटी है और वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उसकी टाइमिंग क्या होनी है, ऑब्वियसली कोई ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं, उसका इंतज़ार किया जा सकता, लेकिन अगले 2-3 माह के अंदर जो है इस चीज़ को एक्चुअलाइज करना होगा। दूसरी बात आपने कही है लॉन्ग मार्च की भी ऑप्शन है कि इस जलसे के बाद जो 13 दिसंबर को लाहौर में हो रहा है, जो इस जलसों की जो एक सिलसिला था उसकी आखिरी जो है ना होगी अपीयरेंस जो होगी लाहौर के अंदर, उसकी हम लाहौर डिवीज़न जो है और गुजरांवाला डिवीज़न जो है और फैसलाबाद डिवीज़न जो है, 2-3 डिवीज़न जो है ना, साइबल समेत 4 डिवीज़न जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं उस जलसे की जो है। ये एक फाइनल शो होगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये एक ग्रैंड शो होगा। लेकिन ये दोनों जिस तरह आप जी फरमाएं सर।
जी सर, आपने जो ये बात की इस्तीफों की, तो फिर इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस्तीफों से पहले होगा या बाद में होगा? क्योंकि आपने कहा 2-3 महीनों में फाइनल होगा, तो 2-3 महीनों में तो हम फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो देखे पूरा महीना दिसंबर का पड़ा हुआ है और जनवरी का भी पड़ा हुआ है। हमने इस्तीफों का जो एक टेंटेटिव टारगेट जो है वो जनवरी दिया था और अभी भी है, लेकिन जनवरी के आखिर में या मिडिल में या फरवरी तक वो जो है आगे चला जाए। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट है कि जी 10-15 दिन इधर या 20 दिन उधर जो है वो कोई उससे लंबा फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा डिपेंड करता है कि किस तरह हालात जो है वो अनफोल्ड होते हैं अगले 2-3 हफ्तों के अंदर, स्पेशली पोस्ट 13 दिसंबर वाला जो जलसा है उसके बाद जो है उसके बाद जो इसके मिडिल में जो है ना वो लॉन्ग मार्च भी है। आपने खुद उसका मेंशन किया, इस्लामाबाद की तरफ जो है तमाम पाकिस्तान के जो 11 पार्टीज जो हैं वो तमाम जो शहर हैं उनकी तरफ से एक मार्च जो है वो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद। यू कैन call it as a political invasion of Islamabad। तो सर मार्च होगा या धरना भी होगा साथ साथ? ये अभी देखें, ये बात चीजें जो है ना वो साथ साथ हम डिसाइड करते रहेंगे, स्ट्रेटेजी जो है आगे पीछे करते रहेंगे, टाइमिंग आगे पीछे करते रहेंगे। ये मैंने जिस तरह अर्ज किया ना, जिस तरह हालात जो है वो अनफोल्ड होंगे उसी तरह स्ट्रेटजी भी हम अपनी एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट शो था मुल्तान का बड़ा अच्छा रहा, बावजूद रुकावटों के। हुकूमत जो है उसने एक्चुअली हमारी मदद की कि 1 दिन का शो हमारा 4 दिन का 5 दिन का शो कर दिया। इसी तरह कराची का शो, कोयटे का और जो जहाँ से आगाज हुआ था गुजरांवाला का, वो भी एक बहुत बड़ा मैसिव शो था। तो ये माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, शो तो सब बड़े अच्छे हो रहे हैं, हुकूमत दबाव में भी है, इससे भी कोई वो मतलब कि कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। बट सर अब मतलब कि मकसद क्या है आगे? अब धरना करना है, लॉन्ग मार्च सिर्फ करने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा। अब हुकूमत आपने गिरानी है तो या तो आप इस्तीफे देंगे या फिर है कि आप धरना बैठ जाएंगे और इतना प्रेशर डालेंगे जो इमरान खान साहब के प्रेशर से बहुत ज्यादा होगा कि हुकूमत घर चली जाएगी। कुछ अभी तक क्लैरिटी हमें नहीं आ रही कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है ओवरऑल। हम हर कब से बात कर रहे हैं पर समझ नहीं आती। सर कुछ हमें समझाएं। देखिए, आपने जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है, रेलेवेंट बात की है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो सारा सिलसिला है ये एक तो स्ट्रेटजी है ना, एक मेन जो एक खाका जो है जो पहले से हमने उसको तश्कील दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे हमें रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह आप देख लें कि इस हुकूमत की जो करप्शन की परसेप्शन है, जो एक पोल आया है 64% लोग जो है पाकिस्तान के वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है माजी की तमाम हुकूमतों से ज्यादा करप्ट है। और इसी तरह महंगाई का भी जो है वो इंडेक्स जो है वो। दूसरा एक आपने बात की है, मैंने नोट किया है, मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट, कि हमने किसी सूरत में भी अपने केसों का कोई बंद होना या उनका क्लोजर या हमें कोई उसमें कंसेशन या NRO कभी डिमांड नहीं की, किसी स्टेज पे डिमांड नहीं की। हमारी डिमांड सिर्फ रही है कि जो कानून की एप्लीकेशन है उसमें तवाज़न होना चाहिए, उसमें विंडिक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें जो है सिर्फ अपोजिशन टारगेट नहीं होनी चाहिए कि अपोजिशन वाले जो है वो चोर डाकू हैं और ये सारे के सारे जिन्होंने चीनी आटा लूट के खा गए, LNG लूट के खा गए, दवाइयाँ लूट के खा गए, बिलियन ट्री सुनामी लूट के खा गए, ये सारे के सारे दूध के नहाए हुए हैं। कानून जो है हमारा जो बेसिक झगड़ा जो है मौजूदा निज़ाम के साथ, जिसका ये प्रोडक्ट है, उसके साथ बेसिक झगड़ा है कि इस मुल्क में कानून का जिस तरह अप्लाई होना चाहिए, कानून का जिस तरह एहतराम होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिस तरह इन्फोर्स या प्रिवेल होना चाहिए, उस तरह नहीं हो रहा। अगर मेरे खिलाफ जो है नैब में या एंटी करप्शन में केसेस बन सकते हैं,
अगर मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन हो सकती है, अगर मरियम नवाज जो हैं वो उनके खिलाफ केसेस बन सकते हैं, हमजा और शहबाज शरीफ इस वक्त कैद में हैं, शायद अब्बासी साहब कैद भुगत के आए हैं, आसन इकबाल साहब कैद भुगत के आए हैं, राना सनाउल्लाह साद रफीक साहब कैद भुगत के आए हैं। तो क्या ये किसी मुल्क में पॉसिबल है कि सारे के सारे जो करप्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सिर्फ एक ही छत के नीचे? और जो ये लोग जो कर रहे हैं 122 बिलियन का तो LNG में इन्होंने इस कौम का नुकसान कर दिया है, इस कौम का जो है लूट लिया है। उसके बाद आप आटा चीनी देख लें, कहीं 52 रुपए पे हम छोड़ के गए थे 2018 में। बिल्कुल सही सर, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। तो मेरा मतलब है या जो है बिल्कुल करप्शन परसू होनी चाहिए, नासूर है, परसू होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हमारे दरमियान जो है ऑपोजिशन के दरमियान कोई राय नहीं है। वी डोंट वांट एनी कंसेशन, वी जस्ट वांट द लॉ। नाजरीन, खाजा साहब यहाँ ब्रेक लेंगे, नाजरीन यहाँ पे लेते सब ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ख्वाजा आसिफ से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से और हम PDM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हिकमत अमली है उस हवाले से बात करें। ख्वाजा साहब, अभी भी इतलात कुछ इस तरह की हैं कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स आपकी कोई एक क्या कहते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली हुई है टू द पावर्स दैट बी? देखिए, अब मुझे इसका इल्म नहीं है किस की खुली है। बट डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी? मुमकिन तो हो सकता है, या आप कहेंगे कि मुमकिन भी नहीं है? मैं आपको गैर सियासी इसका जवाब दूंगा। अच्छा, मैं इसका सियासी जवाब नहीं दूंगा। देखिए, जिन का आपने जिक्र किया है, जिन पावर्स का आपने जिक्र किया है, वो हमारे मुल्क में एक रियलिटी बन चुके हैं। हम उनका नाम लें या ना लें, खुसूसन पिछले 2.5 साल में जो जिस तरह वो इस सिस्टम के अंदर जो है इस मौजूदा हुकूमत को सहारा देने के लिए एक अपना हाइब्रिड का जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको कामयाब करने के लिए जिस तरह वो एक्टिव रहे हैं, मेरा ख्याल है ना आपसे भी कोई ढकी छुपी ये बात है, ना मेरे से ढकी छुपी बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि इवन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोजीशन, जो भी वजह है, इमरान खान साहब ने जो भी वजह है अपनी पोजीशन एब्डिकेट कर दी हुई है। बहुत सी मीटिंगें पिछले 1.5 साल में हुई हैं जो प्रैक्टिकली आर्मी चीफ ने जो है वो प्रिजाइड की हैं मीटिंग्स, और वो मीटिंग्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने कंडक्ट की। मैं आपको एग्जांपल भी दे, मतलब कि फैसले वो कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहे। मैं मुझसे इतनी दूर तक ना कहलवाएं, लेकिन मैं जो है आपको जो बता रहा हूँ कि जब वो हमारे यहाँ पे एयर रेड हुआ, इंडिया ने किया और हमने जहाज डाउन किया, वो जो मीटिंग थी बड़ी क्रूशियल मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी की, वो कंडक्ट जो है वो मीटिंग जो है वो आर्मी चीफ ने की। फिर ये 1.5-2 महीने कबल जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के मुतल्लिक कोई आईनी जो नॉट्स थी उसको अनटाई करने के लिए जो है मीटिंग हुई। वो हुई भी जो है एक फौजी मैस में हुई और आर्मी चीफ ने वो कंडक्ट की। इसी तरह जो है कोविड पे जो मीटिंगें हुई हैं वो मोस्टली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कंडक्ट करती है। बाज मीटिंग ऑपोजिशन के साथ भी सर कोई कोविड के हवाले से मीटिंग्स हुई हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने कंडक्ट की हैं? 1-1.5 मिनट देना मुझे, ये आपके इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। उसके बाद FATF के ऊपर ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं, उनका जरूर इनपुट होना चाहिए। मुझे उससे इनकार नहीं है, हमारे जमाने में भी उनका इनपुट होता था, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाकायदा जो है क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कशन होनी लेजिस्लेशन की, ये दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट 2 years। अगर इन हालात में आप किस तरह सोच सकते हैं कि हम मुज़ाकरात करें और एस्टेब्लिशमेंट उसमें पार्टिसिपेट ना करे? मैं इसलिए ये सारा आपको एक्सप्लेन किया कि इन हालात में एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक लाजम बन गया हुआ है कि वो जरूर सामने आज ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। और जो भी, मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है
किस तरह डायलॉग स्टार्ट होगा, उसका कौन इनिशिएटिव लेगा, आई हैव नथिंग इन माई माइंड, ना मुझे पता है। लेकिन जो भी होगा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा टेरिटरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिफाइन की हुई है, उनके बरखिलाफ जो टेरिटरी सबसे ज्यादा इस वक्त जो है ओवर लास्ट 70 ईयर्स वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर हमने एक आइन के मुताबिक टेरिटरीज एडजस्ट करनी है और वापस अपने अपनी हदूद और क़यूद में जाना है, तो लाजमी तौर पे उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होगा और इस किस्म के किसी एफर्ट को कामयाब बनाने के लिए उनकी डेफिनेटली पार्टिसिपेशन की उसमें जरूरत होगी। तो ये मैं आपको आपकी बिल्कुल सही सर, आपकी बात से मुझे तो मतलब कि ऐसा कोई वो डिसएग्रीमेंट नहीं है, बट सर जब नवाज शरीफ साहब जलसों में आके आर्मी चीफ का नाम लेते हैं या कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिलेक्टर्स से है, तो उससे तो लगता है कि ये अब एक ऐसी जंग है जिसमें कोई हारेगा और कोई जीतेगा, मतलब कि यहाँ सीज फायर या डायलॉग नहीं होगा। जबकि आप जो बात करते हैं उससे लगता है कि जो इस लड़ाई का हल है वो डायलॉग में ही है। तो सर जमात का क्या फैसला होगा? आपकी जाती राय एक तरफ, नवाज शरीफ साहब के जो तकरीरें हैं वो एक तरफ, रास्ता कैसे निकलेगा? या जमात के अंदर कोई इस पे बात हुई है कि ये किस तरह हमने इसको हल करना है या इस लड़ाई को खत्म करना है? देखिए, लड़ाई जो होनी जो है या एक्रिमनी जो है या कोई आपस में जो एक महाजराई जो है, जिस तरह उर्दू में बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है, महाजराई जो है वो तो है इस वक्त, उसको ना मैं डिनाई कर सकता हूँ ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना कोई और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें कि दुनिया जहान में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से, जैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से, अल्टीमेटली बावजूद वियतनाम टाइप लंबी जंग ले लें, तालिबान के साथ लंबी जंग ले लें, इसी तरह और बहुत से मामला जो है, मैं लंबा चौड़ा तारीख पे लेक्चर नहीं देना चाहता, वो अल्टीमेटली हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हुए। हमारे मुल्क में तारीख है सर, पर क्या आपकी जमात में भी ये रिकॉग्निशन है? मुझे एक मिनट दे दें प्लीज। हमारे मुल्क में तारीख है कि आप 1969 में जो अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, उसके बाद 77 के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ जो तहरीक चली, मुज़ाकरात हुए, उसके बाद जो है ये इसके बाद आप देख लें ये मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो भी हुआ, एक उसके बाद एंड जो है वो एक हमारी अपोजिशन के अंदर आपस में सीओडी के सूरत में एक मुज़ाकरात में एक डॉक्यूमेंट सामने आया। तो अब हमारे यहाँ पे मुज़ाकरात का रिजल्ट जो है तारीखी तौर पे कोई इतना अच्छा नहीं रहा। सर माफ करिएगा, फिर बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया है। सवाल सिर्फ ये कि क्या आपकी जमात के अंदर भी ये बात होती है कि इवेंचुअली हमें डायलॉग करना पड़ेगा? देखिए, ये डेफिनेटली हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा है, मैंने उसका तारीखी पस मंजर भी दिया है इस तमाम इस तरह के वाक़यात का। मैंने उसका अपने जो हमारे मारूजी हालात हैं उनको भी बयान किए हैं। अगर मेरी पार्टी में अल्टीमेटली इसके ऊपर डिसीजन हुआ तो मैं उसमें ज़रूर अपना इनपुट दूंगा अगर मुझे उसकी जो है अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन अल्टीमेटली जो मेरी पार्टी फैसला करेगी, मेरा लीडर जो फैसला करेगा, डेफिनेटली प्रिवेल वो करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो है सूरत हाल उस तरफ जाएगी और ये महाजराई का एक ही हल है कि हम वापस सारे के सारे जो आईनी हमारी हदूद हैं उनके अंदर वापस जाएं। पिछली 70-80 साल आपकी बात से ये लग रहा है कि आपके ख्याल में ये होगा जरूर, मगर अभी तक जमात के अंदर ये डिस्कशन नहीं हुआ। प्लीज मुझे मुकम्मल कर लेने दें, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। सर वक्त कम है ना। नहीं, आप वापस जब तक मुज़ाकरात जो है उसी सूरत में हो सकता है जो सक्सेसफुल होंगे कि तमाम पार्टीज जो है मुज़ाकरात में जो पार्टिसिपेट करेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हैं इस वक्त कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्री करें कि आइन जो है वो बालादस्तर, हम उसकी जो हदूद हैं वो हम उसको जो है उनको पार नहीं करेंगे, उनकी हदूद को वायलेट नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में जो है
अब मैं कोई ओपनली इस वक्त कोई सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि आई एम बाउंड बाई पार्टी डिसिप्लिन, लेकिन पार्टी के अंदर कोई बात हुई तो जरूर डेफिनेटली, लेकिन अदरवाइज जो है अगर मेरी एक राय जो है वो प्रिवेल करती है ठीक है, नहीं करती तो मैं पाबंद हूँ। जो भी कंसेंसस के साथ राय जो है बिल्टअप होगी पार्टी के अंदर, मैं उसका ताबेदार हूँ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हम सबको की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे PIA का और जो पाबंदी लगी हुई है PIA की फ़्लाइट्स के ऊपर टू यूरोप। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का। ताज़ा तरीन जो फ़ैसला उनका सामने आया है वो PIA और बाकी फ़िज़ाई कंपनीज़ के हवाले से। इसी साल जब ये स्कैंडल सामने आया कि जो पायलट्स हैं पाकिस्तानी, उनके पास फ़ेक डिग्रीज़ हैं या फ़ेक फ़्लाइंग लाइसेंसेस हैं, तो उसके बाद PIA और जो बाकी फ़िज़ाई कंपनीज़ थी उनके ऊपर EASA ने 6 महीने की पाबंदी आयद कर दी। उनका जो अब ताज़ा तरीन फ़ैसला है उसके अंदर एजेंसी ने इस पाबंदी को बरकरार रखने का ऐलान किया है, और इसका मतलब ये है कि PIA और जो बाकी पाकिस्तानी कंपनीज़ यूरोपियन ममालिक में अपनी बराह रास्त जो परवाज़ें हैं वो शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ESA ने सिविल एविएशन हुक्काम को फ़्लाइंग लाइसेंस जो हैं उनके इजरा के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि एयर सेफ्टी से मुतल्लिक जो इक़दामात हैं वो भी जारी किए जाएं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब, ये PIA के तर्जुमान हैं। वेलकम टू द शो सर। जी अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि जो ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है सामने के जो पाबंदी है पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे PIA के ऊपर और बाकी फ़िज़ाई कंपनीज़ के ऊपर जो बरकरार रखा गया है, ये आपके लिए कितना अनएक्सपेक्टेड था या आपको मालूम था कि कुछ इसी तरह का फ़ैसला आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपको पता है कि इस सस्पेंशन के ऊपर इसके बेसिकली दो मुहर्रिकात थे, दो मेन फैक्टर्स थे। एक फैक्टर जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था, जो कि PIA से पर्टेन करता था, उसके ऊपर तो हमें पता था कि हमने चीज़ें क्लियर कर ली हैं, और जो हमने इसके लिए जो उनको कंप्लायंस की थी, उनकी ओपन ऑडिट ऑब्जर्वेशन की, और जिसके हिसाब से जो उनके पैरामीटर्स थे उनके साथ जो हम लोग मीट कर रहे थे, तो उसके ऊपर वी वर फेयरली कॉन्फिडेंट कि जी हमें वहां से एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगा। जो उनका दूसरा डिसीजन है विच इज पर्टेनिंग टू द लाइसेंसेस पार्ट, उसके ऊपर ऑब्वियसली वी वर लिटिल कंसर्न बिकॉज वी वर नॉट वेरी श्योर कि उसके ऊपर डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है, बिकॉज वो EASA डायरेक्टली पाकिस्तान में जो सिविल एविएशन है या कमर्शियल एविएशन का रेगुलेटर इदारा है उनके साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही थी। उसके ऊपर हमें एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि विजिबिलिटी नहीं थी, बट वी वर होपफुल कि कुछ वहां से भी कंसिडरेबली डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से शायद हम आगे जा सकें। ताहम जो कल का लेटर जो एक उनको लिखा गया, एक फ्लाइट स्टैंडर्ड्स वालों को लिखा गया, उससे हमें देख के पता लगा कि वहां पे कुछ हेडवे तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि यूरोपियन यूनियन या EASA अपने डिसीजन को रिवोक करे। सर, तो ये बताएं कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे आप सिविल एविएशन से बिल्कुल इस मामले पर कोई आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वो डायरेक्टली डील करते हैं, PIA डायरेक्टली डील करता है, मगर बिकॉज आप दोनों पाकिस्तानी इदारे हैं तो आप आपस में इस इशू के ऊपर कोई मिल के लाहे अमल नहीं तय कर सकते थे कि आपको दैट इस पे भी ज़रा ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं हेडवे हुआ पर काफ़ी नहीं हुआ? देखिए, कुछ चीज़ें प्योरली उनकी डोमेन में आती हैं। PIA या दीगर एयरलाइनें पाकिस्तान में ऑपरेटर की हैसियत से काम करती हैं और हमें वो इदारा रेगुलेट करता है। इस पूरी चीज़ के ऊपर जितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर है उतना ही दूसरी एयरलाइनों के ऊपर, और मैं ये बात इस वजह से यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर्स की रेगुलेशन स्लाइटली डिफरेंट होती है बनिस्बत जो रेगुलेटर की रेगुलेशंस होती है। शायद आपको सुन के अजीब सा लगे, लेकिन देखिए एयरलाइन की मद के अंदर एयरलाइन का एक इदारा है IATA, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि एयरलाइंस के साथ डील करता है, और उनका इदारा जो उनकी पेरेंट बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन की चार्टर के अंडर काम करती है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन।
उनके स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कि वो कंप्लाई करते हैं, और ऑपरेटर के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं। हमें पाकिस्तान सिविल एविएशन भी रेगुलेट करता है, हमें आईएटा के रेगुलेशंस पे भी चलना पड़ता है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में ICAO के रेगुलेशन पे भी चलना पड़ता है। हम अपने एंड की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर तो हमें पता होता है, उसके ऊपर क्लियर कट विजिबिलिटी होती है, लेकिन रेगुलेटरी के एंड के ऊपर जो जो चीजें हो रही होती हैं उसके ऊपर एज एन ऑपरेटर हमें ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज वो डाटा डीलिंग कर रहे होते हैं। बट सर ये तो मतलब कि कुछ आपको अंदाजा है कि ऐसी क्या चीजें थी जो सिविल एविएशन अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई, या उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई कि ये फैसला आया है? आई मीन व्हाट आर द स्टिकिंग पॉइंट्स? क्या हम आपसे जान सकते हैं? आपको कोई भी उसके बारे में कोई तफसील नहीं मालूम? नहीं, देखिए, जो हमारी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये था कि शायद EASA डिमांड कर रही थी हैक प्रूफ रिफॉर्म्स लाइसेंसिंग के पूरे मैकेनिज्म के ऊपर। उनके लिए सिर्फ इस पूरे मामले के ऊपर एक तहकीक होना और 4-5 लोगों को नॉमिनेट कर देना शायद उनके लिए काफ़ी नहीं था। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा प्रोसीजर इस तरीके से अपग्रेड हुआ है कि दोबारा इस तरह का कोई इवेंट होगा नहीं, या इस बात की कोई अश्योरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तानी रेगुलेटर की जानिब से उनको दी गई। इसके ऊपर जिस तरह आप देखते हैं कि लेटर की राइटिंग के ऊपर भी ये लिखा, जो उसका ड्राफ्ट है उसके ऊपर भी ये चीज लिखी हुई है कि जी वो एक्नॉलेज करते हैं कि उस पर कुछ काम हुआ, लेकिन वो ये भी वो फील करते हैं कि उसके ऊपर जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ और उस पर मजीद काम की जरूरत है। तो हमारे ख्याल में ये है कि इट pertained more to the reform side rather than actually कि कोई रेगुलेशन जो कि कंप्लाई करानी है। ये हमारी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही। और सर ये अब जो पाबंदी लगी, अब ये इसको फिर दोबारा कब रिव्यू करेंगे इस फैसले को? विल इट बी अनदर 6 months? देखें, उनका जो TCO थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स का जो मुतालिक उनकी रेगुलेशन है या कानून है, उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इन केस अगर पाबंदी लग जाए या इन केस अगर सस्पेंशन लग जाए तो वो एक ऑडिट करवाते हैं, और ऑडिट के रिजल्ट के नतीजे में वो अपने डिसीजन को रिव्यू करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके ख्याल में अभी जो लाइसेंसिंग के मामले के ऊपर पाकिस्तान में रेगुलेटर की तैयारी इतनी नहीं है कि उस ऑडिट को कंडक्ट कराया जा सके। मेरा आइडिया ये है कि जी चूंकि उन्होंने एक क्लियर कट टाइमलाइन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 महीने बाद करेंगे या साल बाद करेंगे। अगर हम कंसिडरेबल हेडवे ले लें, अगर हम उनकी रेगुलेशंस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, तो हम ये समझते हैं कि अगर हम उनको अपनी कंप्लायंस दिखा दें तो शायद ये चंद महीनों के अंदर भी ये पाबंदी रिवोक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से। जज अरशद मलिक की कोरोना के बायस इंतकाल उनका हो गया है। उनका एक बहुत की रोल था नवाज शरीफ साहब के केसेस पे। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। ये एक फॉर्मर जज और सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। उस्मानी साहब, सर अरशद मलिक साहब बरतरफ तो हो गए थे जब वो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, और उन्होंने भी जजमेंट के हवाले से कुछ इंकशाफ किया था, मगर अब उनके इंतकाल के बाद क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स हैं उन केसेस के अंदर जिनके फैसले जज अरशद मलिक ने किए थे, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कानूनी तौर पे? कोई इन केसेस के अंदर मसाइल पैदा होंगे? देखिए, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, फ़र्क दूसरी तरीके से पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनको कोई उससे ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सही। क्योंकि जब एक फैसला कोई भी कोर्ट कर देती है तो वो फाइनल होता है जब तक कि उसको सेट असाइड ना किया जाए किसी अपीलेट कोर्ट से। तो वो जज अरशद मलिक का फैसला गलत या सही, वो फाइनल था। उसके खिलाफ अपील फाइल हो गई थी, और जब तक कि अपील फैसला न करे तो वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। लेकिन अपील में यकीनन वो बायस को ला सकते हैं एज ए डिफेंस, वो लाते वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की साइड उसको बायस को ला सकती है। जी जी, ला सकते थे। लेकिन उस वक्त तो चूंकि अरशद मलिक मौजूद थे तो इस वजह से वो दिखा सकते थे वीडियोस और उसको पेश कर सकते थे कोर्ट के सामने। लेकिन अब चूंकि वो मौजूद नहीं है और वो उनके पास जो चीज़ मौजूद होगी उसकी अपनी फोरेंसिक जो वैल्यू होगी उस पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो सही है कि नहीं।
तो कहने की जरूरत नहीं हो। बिल्कुल सही सर। तो अगर मतलब कि यही वीडियोस जो हैं, जो फोरेंसिक वैल्यू आपने बात की कि वो वीडियोस हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किसी एक मेंबर ने बनाई थी, जिसमें जज अरशद मलिक साहब केस के हवाले से कोई बात करे थे, तो क्या अब उनके इंतकाल के बाद भी वो वीडियोस जो हैं वो कोर्ट केस के अंदर इस्तेमाल डिफेंस कर सकती है, या जो उन्होंने उसके बाद जज अरशद मलिक साहब ने कोई और इल्ज़ामात भी लगाए थे, क्या प्रोसिक्यूशन उन इल्ज़ामात को केस का हिस्सा बना सकती है? क्योंकि ऑब्वियसली द मैन इन क्वेश्चन इज नॉट देयर ना, क्योंकि आप अरशद मलिक साहब से तो अब सवाल नहीं पूछ सकते। जी बिल्कुल, तो वो तो खत्म हो गया ना। जो अब जो नायब के लोग हैं वो पहले तो वो यकीनन अरशद मलिक को पेश कर सकते थे और कह सकते थे कि ये सब गलत है, लेकिन अब वो नहीं कह सकेंगे। अब जो एक्चुअल एविडेंस मौजूद है कोर्ट के सामने, वो उस पर कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि उसमें कहाँ तक सदाकत है। तो इसकी वजह से इस लिहाज से नवाज शरीफ को कुछ फायदा है अगर वो जेन्युइन है वीडियोस। ये मुझे नहीं पता कि जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन अगर जेन्युइन है तो इससे यकीनन नवाज शरीफ को काफी फायदा पहुंचेगा कि वो बायस जो है वो अपना शायद वो प्रूव कर सके। सही। और सर, अगर इज देयर एनी चांस आपके ख्याल में कि डिफेंस ये कहे कि हम ये वीडियोस इस्तेमाल नहीं करते? आपके ख्याल में एज आई मीन एज ए लीगल स्ट्रैटेजी, अब जज अरशद मलिक साहब अगर दुनिया में नहीं है तो क्या वो जो वीडियो टेप है, जैसे आपने कहा कि वो फ़ायदा हो सकता है डिफेंस को, बट कोई नुकसान भी है कि वो जो डिफेंस टीम है उसका जिक्र ना करे? क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया था इन वीडियो टेप्स का, और उन्होंने भी इस हवाले से एक बहुत तफसीली जजमेंट दी थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में तो अगर गई थी तो शायद मेरे ख्याल में रिव्यू भी फाइल हुई उसके लिए, तो वो लैप्स हो गया ना। जो अरशद मलिक साहब ने जो अपील वगैरह की थी वो तो लैप्स हो गई उनके जाने के बाद। अब तो सिर्फ कोर्ट के सामने जब वो बायस का लेके आएंगे ग्राउंड, तो उसमें वो जब कहेंगे कि अरशद मलिक का वीडियो ये है, अब उसकी क्या वैल्यू है वो जो एक्चुअली मौजूद है कोर्ट के सामने, कोर्ट अपनी सवाबदीद से उस पर फैसला करेगी। किसी और को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कोई आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।